अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो। मैं हूं अंजला इरफान। नाज़रीन, अमेरिका एक नए सदारती दौर में दाखिल होने जा रहा है और ये नया सदारती दौर खित्ते के लिए कैसा साबित हो सकता है, बिलखुसूस पाकिस्तान की सियासत पर, मईशत पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। गो के सदर ट्रंप कोई पहली मरतबा व्हाइट हाउस के मकीन बने नहीं जा रहे, लेकिन दोनों पार्टीज डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की सोच में, नजरियात में, उनकी पॉलिसीज में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई देता है और आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। और बिलखुसूस हमारे यहाँ जो एक हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं कि अगर ट्रंप आ जाते हैं तो हो सकता है कि बानी पीटीआई भी बाहर आ जाएं। तो वाई डू पीपल ऑफ पीटीआई थिंक कि ट्रंप के आ जाने से बानी पीटीआई बाहर आ सकते हैं। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं अली गौहर बलूच साहब होंगे, नून लीग से इनका ताल्लुक है। अजहर सिद्दीक हमें ज्वाइन कर रहे हैं और कादिर मंदोखेल हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। सबसे पहले अजहर सिद्दीक साहब, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। आप ये कहेगा कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये लगता है कि ट्रंप के आ जाने से बानी पीटीआई के लिए जो है आसानियाँ पैदा हो सकती हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये सवाल ये नहीं है। हमारी प्रोजेक्टेड डेट जो है वो नवंबर चली आ रही है और हम बड़े अरसे से बात कह रहे हैं। अक्टूबर में इमरान खान साहब के अगेंस्ट जितने भी केसेस थे वो अपनी एक मंतवी अंजाम की तरफ जा चुके थे। आपके सामने पता है, साइफर के केस, इमरान खान साहब बाइज्जत बरी, इद्दत का केस जमीन पे फेंक दिया और तोशाखाना जो पहला केस है जिस बुनियाद पे इमरान खान साहब की 5 अगस्त 2023 को अरेस्ट हुई थी, उसकी अपील जो है वो 120 दिन के अंदर इस्तगासा दायर नहीं किया। स्पीकर ने अपना नाजायज इख्तियार, गलत इख्तियार इस्तेमाल किए और उसके बाद बाकायदा जो सजा सुनाई वो हो नहीं सकती थी। वो 14 तारीख को लगा, 15 तारीख तक इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कुछ चीजें हो जाएगी। फिर तोशाखाना 3 या 2 बेसिकली है, वो नैब में इख्तियार बनता नहीं था, वो जबरदस्ती FIA में ला के कोई बता दें उसके अलावा कोई केस आया हो जिन्होंने तोशाखाना में जो अपना तोहफे तहफ़ जिन्होंने लियो, इमरान खान के अलावा कोई मामला नहीं है, तो उसमें भी इंशाल्लाह अज़ीज़ जमानत हो जानी है। बाकी तो केस को रह नहीं गया ना, 190 मिलियन पाउंड में वैसे जमानत हुई है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ट्रंप के आने से बानी पीटीआई की रिहाई जो है वो मशरूत नहीं है, ये कह रहे हैं आप? हाँ, देखिए, मैं उसकी बुनियादी वजह बताना चाहता हूँ आपको। फर्क क्या है, आप ट्रंप ने आते ही बातें की है कि वो जंग के सख्त खिलाफ है, वो ह्यूमन राइट वायलेशन के, फलस्तीन वाले मामले में भी बड़ा क्लैरिटी के साथ था। तो फस्तायत जो है ना, अमेरिकन जो देखिए ना, हमारी तो गवर्नमेंट गिराई ऑपरेशन रजीम चेंज के जरिए थी, एब्सोल्यूट नॉट का नारा हमारा तब भी था और आज भी बरकरार है। फर्क सिर्फ इतना है कि UN का जो वर्किंग पेपर आया जिसने बताया कि पाकिस्तान में इमरान खान के साथ क्या ज्यादती हो रही है, हर एक को पता है। हमें कहने की पूरी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी ड्रामे कहा गया, लॉबीज अरेंज की है, पता नहीं क्या क्या सुनते रहे। अगर लॉबीज अरेंज किए ये गवर्नमेंट हमारे साथ ही, तो इमरान खान तो जेल के अंदर ही जाना नहीं चाहिए था। लेकिन फिर हमने देखा कि यूके के पार्लियामेंट है, यूके की एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ नहीं है, बड़े बात बता दें, यूके की पार्लियामेंटेरियन है जिनका ताल्लुक किसी भी जगह से हो, तो अगर मुसलमानों के साथ पूरी दुनिया में जुल्म हो रहा है, अगर आवाज उठाती है तो उसमें बुराई क्या है? हमारे यहाँ माइनॉरिटीज के साथ जुल्म होता है, पूरी दुनिया से आवाज उठती है, आप भी आवाज उठाते हैं यहाँ। तो ये जो बात कहना ना कि हमने कोई नजरें लगाकर बैठी, हाँ, हमारी नजरें निगाहें इस पे है जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है यहाँ पर, जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR और नेल्सन मंडेला रूल्स और बाकी जितने भी बैन अवी कवानीन और पाकिस्तानी कवानीन को सामने रखकर जो ज्यादतियां हो रही है, कम अज कम ये है कि वो अब नहीं होगी। जो बाइडेन इंतजामिया के दौर में जो इनको लिवरेज मिलती रही, इनको खास फायदे मिलते रहे, वो शायद मेरा ख्याल है, और उनकी परेशानियां देख लेना। अजहर साहब, आपने जो ये आसानियां गिनवाई, ये वो आसानियां कि जो कि ऑलरेडी क्रिएट हो रही थी बानी पीटीआई के लिए, तो उसके बाद पीटीआई की जानिब से इस तरह के बयान आना, जैसे जुल्फी बुखारी ने कहा कि मैं ट्रंप की टीम से बात करूंगा कि वो किरदार अदा करें, तो इस तरह के बयान पीटीआई की जानिब से आना, आपको लगता है कि इस वक्त सूदमंद थे? देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है, पाकिस्तान में हमारी गवर्नमेंट पहले है, अब USA की एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा ये इल्जाम है और साइफर के हवाले से चीजें बड़ी वजाहत के साथ ये सारी आती रही है। हम जो बात कहना चाह रहे हैं ना, हम कहना चाह रहे हैं कम से कम ह्यूमन राइट वायलेशन तो खत्म हो। ये जो नजायज और झूठे पर्चे है, कौन को बता दे किसी केस के अंदर अभी रह गई है वो चीजें, यानी तकरीबन 2-2.5 लाख के करीब केसेस अभी रिसेंटली डिटेंशन ऑर्डर के हवाले से सेक्शन 3 पे अमल दरामद रोका है। 10,000 के करीब डिटेंशन नजरबंदी की ऑर्डर थे 2022 में, 2023 में 4,770 जो कोर्ट की रिपोर्ट दाखिल हुई है। फिर अब सितंबर अक्टूबर के अंदर
सितंबर के तकरीबन 487 सिर्फ लाहौर के डिटेंशन ऑर्डर थे, तो लाहौर हाईकोर्ट ने अमल रखा, 144 का निफाज आपने देखा। और अभी आप देख लें, बता दें ऐसा जुल्म और तशद्दुद तो ज़ियाउल्लाह के दौर में चंद लोगों के साथ हुआ है, वो बड़ा खतरनाक है, कोड़े मारना, लेकिन चले वो तो इंसान मर्दों के ऊपर ही था ना, लेकिन ये औरतों पे बच्चों पे जो ये जुल्म और ज्यादती हो रही है, ये तो मेरा ख्याल है तारीख में लिखा जाएगा। अजहर साहब साथ ही रहिए, कादिर मंदोखिल साहब ने भी हमें मीनवेल ज्वाइन कर लिया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, फिर दोबारा आपके जानिब आते हैं। कादिर साहब, आप ये कहिएगा कि नया सदारती दौर जो ट्रंप का आने वाला है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की मुआशी तौर पर क्या सूरत हाल हो सकती है और पॉलिटिक्स पर क्या असरअंदाज हो सकते हैं? और जो भी अजहर साहब बात कर रहे थे कि हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करें कि उसके खात्मे के लिए सदर ट्रंप किरदार अदा कर सकते हैं, आप इसको इस तरह से ले लीजिए, आपको लगता है कि कोई पीटीआई के लिए सूदमंद उनका आना हो सकता है और एक जो बात एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि बानी पीटीआई के लिए भी आसानियां हो सकती है, डू यू थिंक? आवाज नहीं आ रही थी। देखिए, आवाज आ रही है? जी जी। देखिए, पहले तो पीटीआई वाले बगले बजा रहे थे कि ट्रम्प अंकल आएगा तो इमरान खान बाहर आ जाएगा, और ये आम कारकुन तो सोशल मीडिया पे तो दे ही रहे, मगर खुद इनका नायब सदर लतीफ कोसा साहब ने कहा कि ट्रम्प को आने दो, फिर देखो इमरान खान कैसा रिहा होगा। अभी ट्रम्प अंकल को हल्फ लेने के लिए भी अभी 3 महीने मजीद चाहिए, लेकिन साथ साथ ये कि अभी उन्होंने अपनी बात बदल ली है और ये कह रहे थे कि वो इंसानी हुकूक की बात करेंगे, फलाना करेंगे, डिंगा करेंगे। अभी ट्रम्प ने क्या करना है? ट्रम्प ने क्या हमारे मुल्क के जो सियासी चीजें हैं उसमें मुदाखलत करना है? क्या वो पीटीआई वाले जो एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस पे आ जाएंगे? क्या ये अमेरिका का इतनी ही ताकत तो नहीं है कि वो पाकिस्तान की सियासी क़यादत के लिए अपनी जो ना वो एड़ी चुटी का जोर लगा ले? यहाँ चाइना बैठी हुई, यहाँ रूस बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये खामखा ये बेचारे खुश हो रहे हैं तो होने दो, लेकिन ये खुशी भी इनके 3 महीने के बाद तो शुरू होगी, अभी कल परसों से तो नहीं होगी। लेकिन सवाल ये कि आपने ऐसी हरकतें क्यों की है जो आप ट्रम्प का सहारा ले रहे हैं? आप ट्रम्प का सहारा लेने के लिए क्या शोधा के जो आपने यादगारों को थोड़ा, तो ट्रम्प आपको रिलीफ देगा? आप ये बताओ कि क्या आपने कोर कमांडर हाउस या जिना हाउस पे हमला किया कि ट्रम्प आपको रिलीफ देगा? क्या रिलीज ऑर्डर ट्रम्प की तरफ से इशू होगा? ये ट्रम्प की जो कहानियां है ना, ये वैसे ही कुछ दिन को खुश होने दो, कुछ नहीं होने वाला है। पाकिस्तान की आईन, पाकिस्तान कादिर साहब, आप ये पॉइंट पे भी बता दीजिए, फैसला दिए वही होगा। किसी ट्रम्प या किसी और जो बाइडेन के चक्कर में ये खुश होते हैं तो उन्हें दो कि उन्होंने यहूदी लॉबी का फॉर्म हायर किया है, अमेरिका के सेनेटरों से खत लिखवाया। ये सेनेटर कौन होते थे? फिर हमारे यहाँ जो कौमी असम्बली के मेंबरान ने जो खसूत लिखे, फिर वो भी जवाब दे दें। और ये जो एब्सोल्युटली नॉट वाले जो होते हैं ना, ये तो खुद इनकी मुंह की खानी पड़ेगी, लिहाजा ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, कभी ट्रम्प का सारा, किसी और का सारा, और कभी जाके ये ऐलान करेंगे नवंबर में इमरान खान रिहा होगा। ये जरा अजहर सिद्दीक साहब बता दीजिए कौन सा कानून, कौन सा आईन, कौन सा? अजहर सिद्दीक साहब से भी इस पॉइंट पर बात कर लेते हैं। कादिर साहब, आप ये कहिए, जाएगा या कोई परवाना आएगा जिससे ये रिहा हो जाएगा? ये तो जरा समझा दे, ये कानून के तालिब इल्म है। सर कादिर साहब, आप इस पॉइंट पर एक दफा बता दीजिए। अभी अजहर सिद्दीक साहब कह रहे थे कि वो हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर बात कर रहे हैं कि उसके खात्मे के लिए ट्रम्प किरदार अदा कर सकते हैं। उनका ये मानना है कि बानी पीटीआई का अभी जेल में होना और पीटीआई के लिए इतनी मुश्किलात होना ह्यूमन राइट्स वायलेशन के जुमरे में आता है। आपको लगता है ऐसे उनकी बात में इस तरह की कोई जानदार बात है? ये एक नया यू टर्न है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहाँ से आ गया? ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्या इमरान खान ने नहीं कहा कि हमने पेट्रोल बम फेंके? क्या वो पेट्रोल बम हिंदुस्तान की पुलिस से फेंके? क्या इमरान खान साहब ने नहीं कहा मीडिया के सामने? आपकी मीडिया ने छापा कि उन्होंने कहा जेएचक्यू पे धरने के लिए मैंने हुक्म दिया है। क्या वो जो यास्मीन राशिद तो या वो शरियार आफरीदी और किस की जो ऑडियो वीडियो पैगाम आए कि कोर कमांडर हाउस चलो, तो कोर कमांडर हाउस वहाँ पे फूल चलाने गए थे या पेट्रोल बम फेंकने गए? क्या ये सारी चीजें, और ये क्या वो फौजी पतलून ले रहा है खान साहब के भांजे ने, क्या वो भी जाली है? अगर ये सारी जाली है तो उनके फॉरेंसिक का मुतालबा क्यों नहीं करते? ये वीडियो इनके अपने बनाए गए। सवाल ये है कि बातें ये टॉक शो में करेंगे, होना कुछ नहीं है, होना वही होगा। अजहर सिद्दीक साहब वकील है, कोर्ट में दलाइल देंगे, गवाह चलाएंगे, सबूत देंगे, तब जाके कोई फैसला होगा। ये ट्रम्प शम के चक्कर में ना पड़े कोई।
अच्छा, ठीक है। अजहर साहब, आप इस पॉइंट पे बता दीजिए कि अभी चीफ जस्टिस की जानिब से भी अहम हिदायत जारी की गई। उन्होंने कमेटी बनाने का भी कहा है कि जल्द अज जल्द जो ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात हैं उनको सुना जाए। तो अजहर साहब बताइए, आपको लगता है कि अभी जो चीफ जस्टिस की जानिब से नई हिदायत जारी की गई हैं और कहा गया है कि ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात जल्द अज जल्द निपटाए जाएँ, आपको लगता है कि पीटीआई के लिए भी आसानियाँ हो सकती हैं उसके बाद उस कमेटी? देखिए एक बात तो बड़ी वाज़ेह कह दूं, मेरे भाई है कादर मंदोखिल साहब, वो एक ही टेप लगाई होती है उन्होंने। अब चूंकि 9 के केसेस में इन्हें कहे ना आ जाए वकील बन जाए किसी के प्रोसिक्यूशन की तरफ से, अब तो पेश होते हैं ना, उसके अंदर कोई एविडेंस नहीं आ सकी, सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं, तब कर फोरेंसिक का करा है, जुडिशियल कमीशन का कहा, इतना कुछ तो हम कह चुके हैं। 3 वर्जन बदल चुके हैं। बुशरा बीबी पे इल्जाम था, वो हंसती थी मुस्कुराती थी, इसलिए दहशतगर्दी का मुकदमा लगा। इमरान खान के ऊपर कोई, आपको तो पता है 9 तारीख को गिरफ्तार थे, उनका क्या ताल्लुक इस सारे वाकये से या सारे कंसर्न से? अगर होता तो ये जल्दी ट्रायल चलाए, ट्रायल क्यों चलाते? ये अभी तक तो चलान भी सबमिट नहीं करवा सके, कोर्टों के अंदर लटकाते फिर रहे हैं। अब चले छोड़े, ये तो रोजाना की बातें, हमारा तो कान थक जाते हैं ये रेडियो की आवाज सुन, और आवाम के भी कान थक गए। वो बातें अगली बात की तरफ। अभी बात देखिए, हमें कहिए रियलिटीज की। अभी देखिए आता ही चीज, अभी क्या किया उन्होंने, अभी जरा कुछ समझिएगा। वजह थी पार्लियामान इनकी अपनी है, जबरदस्ती फार्म 45-47 के जरिए 2/3 की अक्सरियत हमारे बंदे भी खरीद कर इन्होंने मैनेज कर लिए, लोटाइज्म का फरोग दे दिया इन्होंने। एग्जेक्टिव इनकी अपनी है, 3 इदारे हैं, यानी मुकर्रना इनकी अपनी होगी, इंतजामिया इनकी, अदलिया रह गई थी, अदलिया भी इन्होंने अपनी कर ली। वो कैसे की, जब वो सवाल करेंगे मैं जवाब बाद में दूंगा। जुडिशरी की अपॉइंटमेंट सारा कुछ तो इनके पास आ गया हुआ है, लेकिन चीफ जस्टिस ने आते ही ये काम जो किया, वो जो जेलों के अंदर हालात बुरे हैं लोगों के, और हम शोर डालते आ रहे हैं, वो आपके सामने है। आज भी डॉक्टर यासमीन राशिद अंदर है, एजाज चौधरी साहब अंदर है, महमूद रशीद साहब अंदर है, सबने आपने वो हालात और वाकयात देख लिए, उसकी कमेटी बन गई। अब जल्द मुकदमा करना, यानी अगर मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि अगर हमारे कोर्टों के अंदर मामला बहुत जल्दी ले लिए जाते हैं, मिसाल के तौर पर हमसे जो सिंबल लिया गया वो मामला, अजहर साहब आप इस पॉइंट पर दोबारा आते हैं कि कमेटी तो अभी ऐलान हुआ है कि कमेटी क्या किरदार अदा करती है, ये तो अभी कुछ भी कहना कब्ल वक्त है। अली गौहर बलूच साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मीनवाइल अली साहब, आप कहिएगा इस सारे सिनेरियो में नून लीग का बेसिकली स्टांस क्या है, और गवर्नमेंट पार्टी है, क्या लगता है आपको कि आने वाला दौर जो है वो पाकिस्तान के लिए कैसा साबित हो सकता है, मईशत के लिए भी, सियासत के लिए भी, और जो एक नैरेटिव है कि वो पीटीआई के लिए आसानियां पैदा कर सकता है? डू यू थिंक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले काफ़ी देर मुनक़ता रहा राब्ता, आवाज़ नहीं आप लोगों की आ रही थी मुझ तक, मैं नहीं सुन सका, अभी कनेक्ट हुआ है। देखिए बात ये है कि पाकिस्तान के जहाँ तक मौजूदा हालात हैं, 2013 में भी पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे, और उस वक्त भी PMLN की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, लोड शेडिंग थी, दहशतगर्दी थी, कराची के अमन का मसला था। तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम चैलेंजेस को पाकिस्तान ने और उस वक्त की हुकूमत ने बड़े अहसन तरीके के साथ जो था उनको ना सिर्फ उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, बल्कि आपने देखा कि लोड शेडिंग का खात्मा हुआ, आग हुई और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गया। अब फिर से जब से किसी हद तक ये जो फितना अंगेजी है उसके ऊपर जिस तरह से काबू पाया गया है, जिस तरह से इन अनासिर की सरकोबी का काम जारी है, आपने देखा कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर होना शुरू हो गई है। ये तो वो लोग हैं जो पाकिस्तान को श्रीलंका देखना चाहते थे, जो पाकिस्तान को डिफॉल्ट देखना चाहते थे, जो IMF को खतूत लिखते थे कि पाकिस्तान को जो है वो कर्जा ना दे, लेकिन वो इनके ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हुए। और ख़ास तौर पर जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान की मईशत की तबाही की, जिस तरह से ये पाकिस्तान के ऊपर बार बार हमलावर हुए, कभी धरनों की सूरत में, कभी PTV पर हमले की सूरत में, कभी सुप्रीम कोर्ट के जंगले तोड़ने की सूरत में, और फिर 9 मई के वाक़यात तो पाकिस्तान में अपनी मिसाल आप हैं। इससे बड़ी किसी सियासी जमात का लिबादा ओढ़ के किसी जत्थे ने पाकिस्तान के ऊपर इतना बड़ा हमला नहीं किया जितना बड़ा इन लोगों ने किया। और मैं समझता हूँ कि ये लोग तो पाकिस्तान के लिए आस्तीन का सांप साबित हुए हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने पाकिस्तान में हर तरीके से पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन इनके मज़मूम अज़ाइम जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे। ये तो अब तो देखे ना, अब तो जो महंगाई है वो सिंगल डिजिट में आ चुकी है, जो पाकिस्तान में मार्कअप की शरह थी वो कम हो चुकी है, पाकिस्तान की करेंसी जो है वो एक मखसूस सतह पर स्टेबल हो गई है।
पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है, पाकिस्तान में जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान में जो अदालती और आईनी ये बहरान पैदा करना चाहते थे हम उस फेज से बाहर आ गए हैं और अदालतों ने अपना काम शुरू कर दिया। मैं आज देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब FBR के जो पेंडिंग मुकदमात हैं उनकी तरफ भी कोई एक मौसर इकदाम उठाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की स्टेबिलिटी उसी सूरत में उससे मशरूत है जब भी हम पाकिस्तान में वो अनासर जो पाकिस्तान में शर्मगेदी करते हैं, जो पाकिस्तान में अनार्की फैलाते हैं, उनको जितना हम कंट्रोल करेंगे पाकिस्तान की मईशत उतनी बेहतर होगी, पाकिस्तान का आईनी बहरान से निकलेगा, पाकिस्तान की सियासत में स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन जो लोग RTS सिस्टम के जरिए इस मुल्क पर मुसल्लत हुए और कभी KPK में अगर एक जगह पर हुकूमत है तो बार बार वहां से हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करते हुए, हुकूमत के मुलाजमीन को इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद के ऊपर हमला आवर होते हैं। मैं समझता हूँ कि इनको भी अब होश के नाखुन लेना चाहिए। लेकिन और खास तौर पर ये जो नारे अली गौहर साहब अली अमीन गंडापुर कह चुके हैं कि मैं वजीर आला हूँ, मेरी सवाबदीद है, मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, दोबारा भी करूंगा, तो वो तो उसको अपना राइट समझते हैं। नहीं, देखें, किसी भी सूबे के वसाइल को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना, पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के शहरों के ऊपर हमले करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए तो नहीं है। 1122 की गाड़ियां, तमाम सरकारी गाड़ियां मुलाजमीन को भर के इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करवा देना, ये कौन सी इंतजामी और सूबे की खिदमत है और मुल्क की खिदमत है। और दूसरी मैं ये गुजारिश करूं कि ये अपनी सेल्फियां और तस्वीरें बनवा कर ट्रंप के साथ जो कह रहे हैं कि ट्रंप साहब की कॉल आ जाएगी और पाकिस्तान में जनाब बानी PTI आज़ाद हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ये इस किस्म के प्रोपोगंडे से मैं समझता हूँ पाकिस्तान मरूब नहीं होगा। एक तरफ नवाज शरीफ साहब थे, उनको अरबों डॉलर्स की ऑफर थी और था कि एटमी धमाके ना करें, वो भी अमेरिका से कॉल आई थी, लेकिन उन्होंने उस चीज पर कान ना धरे और एक स्टैंड लिया उस वक्त और पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया, पाकिस्तान में एटमी धमाके करवाए, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत का ऐलान नवाज शरीफ साहब के टाइम में हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग कल तक तो कहते रहे कि साइफर लहरा रहे थे, एब्सोल्युटली नॉट कह रहे थे, आज उसी ट्रंप के साथ तस्वीरें बनवा के अब ये क्या कहेंगे कि अमेरिका की गुलामी मंजूर है इनको। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों से पाकिस्तान मरूब नहीं होगा और पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है जिसमें तमाम इत्तेहादी भी शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, बाकी दीगर हैं, अपने अपने सूबों में भी काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो एक दुरुस्त हिम्मत की तरफ चल पड़ा है और पाकिस्तान में इंशाअल्लाह सियासी स्टेबिलिटी। एग्जैक्टली, ठीक है, मज़ीद बात करेंगे, अभी लेंगे एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और कादिर मंदोखेल को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। कादिर साहब, आप ये कहिएगा कि हमने PTI का मौक़िफ़ भी जाना, नून लीग का मौक़िफ़ भी जाना, आपको लगता है कि अगर हम अमेरिकन एंड से देखें तो इज़ इट पॉसिबल और इज़ इट राइट कि किसी भी एक शख्सियत के लिए या एक शख्स के लिए अपने रियासती सतह के ताल्लुकात को दाव पर लगा देना इज़ जस्टिफाई? आप पहले ये बताएं, आप भूल जाए PTI को, पीपल्स पार्टी, नून लीग को, आप ये बताएं कि एक शख्स जो पाकिस्तान में बलवा, अफरा तफरी, इंसदादी दहशतगर्दी, फौजी तनसीबात, शोदा के यादगारों को सबके जलाने में मुलव्वस है, क्या अमेरिका उसको माफ करा सकती है? क्या हुकूमत पाकिस्तान जो मौजूदा है उनके पास कोई जबान नहीं होगा? कादिर साहब, वो तो रहने देना, वो अजहर साहब का मौक़िफ़ है कि हम पाकिस्तान में अफरा तफरी में मुलव्वस है। वो रिहाई की बात नहीं कर रहे, वो कहते हैं हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन के जुमरे में आता है। अच्छा, ह्यूमन राइट्स वायलेशन मुझे बता दे कि अजहर सिद्दीक साहब, ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहाँ भी है? एक शख्स कहता है मैं खुद तो जो है मैंने पेट्रोल बम फेंके, एक शख्स खुद कहता है मैंने JHQ पे धरने का ऐलान किया है। ये छोड़िए यास्मीन राशिद को, फला को, मुराद सईद को, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस वगैरह वगैरह किया है, तो ये सारी चीजें जब ये खुद कह रहे हैं तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहाँ से आ गया? हाँ, मैं आपको बताऊं, मैं जेल रिफॉर्म्स कमेटी का 10 साल मेंबर रहा हूँ गवर्नर सिंह के साथ, मैंने जेलों के ऊपर बड़ा काम किए। आप मुझे बताओ दो एक भी कैदी पाकिस्तान का जो सजा याफ्ता हो और वो सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त खिताब कराओ,
एक भी कैदी मुझे पाकिस्तान भर में बता दो जिसको पिस्ता, किशमिश, वर्जिश की मशीन, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजें मिलो। एक भी कैदी ऐसे बता दो जो एक क्वार्टर के तौर पे जेल को इस्तेमाल करो, सियासी लीडरान जा रहा है, ये हो गया, आज ये करना है, वो करना है। एक भी कैदी पाकिस्तान भर में बता दो जिनको ये सारी सहूलतें मुहैया। तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहाँ से आ गया? अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन ये है कि जिसको ये सब कुछ सहूलियत मुयसर है और उसके बावजूद उस शख्स का केस नहीं चल रहा है, खुद पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिए कि 9 मई के मुकदमा ना चला जाए, तो ह्यूमन राइट्स कहाँ से आ गया? मुझे एक भी नुक्ता बता दी ह्यूमन राइट्स वायलेशन का। पाकिस्तान का सबसे पहले ह्यूमन राइट्स अवार्ड याफ्ता मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ, मुझे मिल चुका है। मैं इनके लिए आवाज उठाऊंगा जहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है। तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन इसको थोड़ी कहते हैं कि एक शख्स कहते हैं मैंने पेट्रोल बम फेंके, आप कहते हैं जाली मुकदमा है। एक शख्स कहते हैं मैंने ये शोदा के गारों को जला लिया, आप कहते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। एक शख्स का बांजा खुद कहता है फौजी वर्दी का पतलून उठा के उन्होंने जो बेरुमती की, जो डाला भी, अगर वो वीडियो जाली है तो बताया अजहर सिद्दीक साहब उन्होंने किसी फोरम पे उनको फॉरेंसिक के लिए चैलेंज किया। अगर ये सब कुछ नहीं है तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहाँ है? ह्यूमन राइट्स वायलेशन ये था जहां पीटीआई के दौर में मेरे घर पे एफआईए के छापे मारे थे, जहां एक शख्स ने, एक पीपल्स पार्टी के कारकुन ने चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस के बारे में जो बात की है, उनने 200 से ज्यादा लोगों को वीडियो भेजी और एफआईए मेरे घर पे छापे मार रहा है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन वो है जो अजी फरियाल तालपुर को 12 बजे, रात 12 बजे चांद रात पे उन्होंने घसीट के जेल में डाला, जबकि जेल में के तहत 6 बजे के बाद कोई मुलजिम नहीं डाला जाए। ह्यूमन राइट्स वायलेशन वो है जहां पार्लियामेंट लॉजेस में सलाउद्दीन अयूबी जो एमएनए है जमीयत का, उनके घर पे छापा मारा, मैं रात 3 बजे से आता। ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन ये है जो हमारी फैमिली, हमारे बच्चे सिंध हाउस में मौजूद थे और पीटीआई के वर्कर वहां पे उन्हें दावा बोल दिए, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। तो इसके अलावा जर्नलिस्ट के साथ ये मैं आपको 1000 किसे सुना दूं। आज उनको ह्यूमन राइट्स वायलेशन ये है जो एक आदमी खुद दहशतगर्दी में मुलव्वस है, एक आदमी ने जर्नल फेज गैंगस्टर के साथ खुद फौज के अंदर बगावत की जो प्लानिंग बनाए, फौज के अंदर जो ना वो सारे अफरा तफरी करने की जो इसने शमूलियत की है, वही ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। बताया अमेरिका, बताया माए बाप, कौन से वायलेशन है? मैं आपके सामने, मैं एक वर्कर के तौर पे या इंसानियों के वर्कर के तौर पे मैं साबित करूंगा पीटीआई ने जो कुछ किए वो दहशतगर्दी के जमरे में आते हैं। और दहशतगर्दी का ATA सेक्शन 161B ये कहते हैं कि ऐसा अमल जहां अवाम में, जहां माशरे में खौफ और रास पैदा हो जाए, उसको दहशतगर्दी के जमरे में आता है। बताएं, ये अजहर सिद्दीक साहब वकील है, ये मेरी बात को डिनाई कर अजहर साहब से भी मेरा राब्ता मुनक़ता है, उन्हें दोबारा शामिल गुफ्तगू करते हैं तो उनसे भी उनका स्टांस जान लेते हैं। अभी अली गौहर बलूच की तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं। अली गौहर साहब, अब आप ये फरमाइएगा कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल बनने जा रही है, जैसे दोबारा पीटीआई की जानिब से कॉल दे दी गई है एहतजाज और मुल्क गिर एहतजाज का कह रहे हैं, पूरे मुल्क को लॉकअप करने का कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है और किस तरह से सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सकता है? कोई प्लान, कोई हिकमत अमली तैयार की गई है? जी बिल्कुल, आपने जिस तरह से खुद अपने सवाल में ये बात की है कि वो फिर से उन्होंने एहतजाज का अनाउंस किया है, लॉकडाउन का अनाउंस किया है, यही तो वजह है कि ये वो जत्था है जो एक्चुअली तो पॉलिटिकल माइंडेड नहीं है, ना इनका तरीक़ेकार सियासी है, ना ये सियासी लोग हैं। ये बार बार मुख्तलिफ तरीकों से पुरअमन एहतजाज के नाम के ऊपर पाकिस्तान में इंतशार फैलाते हैं। देखिए, लॉकडाउन करने से क्या होता है, पाकिस्तान के लोगों की, शहरियों की जिंदगी जीरन हो जाती है। फिर जब ये पुरअमन एहतजाज करते हैं, इनको थोड़ी सी ढील दी जाए, फिर ये कभी आपने देखा कि ग्रीन बेल्ट्स जला दिए, कभी पाकिस्तान की कौन सी ऐसी तनसीबात है, जिस तरह से कि अभी कादर मंदोखेल साहब बता रहे थे, जो इन्होंने ना जलाई हो, जो इन्होंने ना तोड़ी हो। ये कौन सा तर्ज सियासत है जो इंतशार पर मबनी है? ये वही लोग हैं ना जिन्होंने धरनों के दौरान पाकिस्तान की सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया। चाइना के सदर का विजिट इन लोगों की वजह से उस वक्त डिले हो गया था। फिर इस तरह से पाकिस्तान के ऊपर लॉकडाउन और बार बार हमलावर होने की इनका यही तरीका सियासत है। ये तरीका सियासत नहीं है, ये तरीका इंतशार है। तो अब आपका सवाल था कि इनके साथ कैसे निपटा जाएगा। जी बिल्कुल, हमेशा इनके साथ निपटने के लिए जाहिर है कि जो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होते हैं,
तो उनके लिए कानून और आइन के दायरे में रहते हुए जो भी मुमकिन हो सकेगा इनके साथ कानून के आनी हाथों के साथ निपटा जाएगा और निपटा जाना चाहिए। रियासत को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि वो पाकिस्तान के शहरियों का इन शरपसंदों से और उनकी अमलाक का इन शरपसंदों के हाथों से बिल्कुल वो मतलब है कि तहफ़्फ़ुज़ करे, और वो बुनियादी जिम्मेदारी है हुकूमत की कि वो इन चीज़ों से महफूज रखे। एज अ सियासी जमात आपको याद होगा कि जब हम लोग साबका दौर में अपोजिशन में थे, हमने पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर बड़े बड़े जलसे किए, सारा कुछ किया, लेकिन कहीं पे तोड़ फोड़ नहीं की, किसी शहर का लॉकडाउन नहीं किया, किसी जगह पर इंतशार नहीं फैलाया, पुरअमन एहतजाज किया। वो हर किसी का हक है, लेकिन माजरत के साथ अगर इन शरपसंदों को कंट्रोल नहीं किया जाता, इनको खुली छुट्टी दी जाती है, इनके नाम नहाद सूबे का वजीर आला, जिस सूबे की मईशत की बहुत बुरे हालात हैं, वो लाहौर एहतजाज के लिए जाता है तो ट्रकों के शीशे तोड़ने शुरू कर देता है। कभी आपने पाकिस्तान में किसी चीफ मिनिस्टर को इस तरह की हरकतें करते हुए आपने देखा है? जिस तरह की फिर वो ज़बान ख़वातीन के बारे में इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से वो बड़के लगाते हैं खड़े होकर, ये किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर तो इस तरह की ज़बान नहीं इस्तेमाल करता। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि ऐसे तमाम अनासर की सरकोबी की जाए, यानी इंतजामिया जो वो पहले वाली स्ट्रेटेजी पे ही रहने वाली है। अजहर सिद्दीक साहब हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। अजहर साहब, आगाज में आपने कुछ कानूनी पेचीदगियों का जिक्र किया और आपने बताया कि कहां कहां से आसानियां पैदा हो सकती हैं। एक जानब 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया की जानिबदारी पर एतराज़ात और खदशात का इजहार, लेकिन फिर उसी अदलिया से उम्मीदें भी वाबस्ता हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप, कैसे लिंक कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को? अच्छा, एक तो मैं जरा हाथ मुस्कुरा दूं, अच्छा आप ये इनकी बातें सुन के आप परेशानी होती है, रोजाना की टेप, उल्टी सीधी बातें, यानी सिवाय झूठ बोलने के अलावा और कुछ आता नहीं। क्या मॉडल टाउन का सानिया भूल गए? क्या लॉन्ग मार्च 3 में जत्थे किस तरह आते थे? खुदारा या खुदारा और कहा, वजह क्या है? परफॉर्मेंस नहीं है ना। 85 से लेकर इस मुल्क को कहां से कहां ले गए, ये भी बता दें हमें। हमारे पास 3.5 साल से 2 साल कोरोना रहा और मुल्क की मईशत कहाँ चली गई, हमें कहने की जरूरत नहीं। आमिर की तरह झूठ बोलने की आदि नहीं है, उसे मिलना गया। यानी झूठ तो वो बोलता है ना कि जिसके पास कहने के लिए कुछ नहीं। हमारे पास तो बहुत कुछ है कहने के लिए। अभी आपने देखा नहीं एसओसी के बाद क्या हाल हुआ है, मुल्क में इतनी तरक्की हो गई है, डॉलर कहाँ आ गया है, पेट्रोल मुफ्त मिल रहा है, आपको दादाली चीनी मुफ्त मिल रही है, महंगाई खत्म हो गई है। कोई हाल बताए इस मुल्क का जो इन्होंने हाल किया है। लोग यहाँ से ब्रेन डेड हो रहा है, जहाँ कारोबार बंद हो गया है, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्लें बंद हो गई है। मैं क्या कहूँ इसमें? अब वो ये इस तरह की बातें क्या कि गुमराह करते हैं या बातें असल बात की? जैसे मैंने बताया ना, इन्होंने क्या किया, उन्होंने एहतजाज को करने दिया इन्होंने। ये तो लोगों के, मैंने अपने डिटेंशन ऑर्डर बताए, लोगों के खिलाफ पर्चे मैंने बताए, बता दे इनके दौर में अपने बिलावल भुट्टो साहब निकले थे कराची से, उस वक्त मैंने तजवीज दी थी कि इस तरह दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज होने चाहिए, बगावत के होने चाहिए। कोई बगावत का पर्चा दर्ज हुआ उस वक्त, कोई दहशतगर्दी का हुआ, 244 लगी, उनको आने दिया। ये एहतजाज उनका हक है, राइट है उनका। लेकिन इस तरह का तरीका कार जो इन्होंने अपनाया ना, अब आते हैं जो आईनी तरमीम की तरफ। देखिए, अदालतें कल भी आम थी, आज भी आम, आइंदा भी आम है। जस्टिस काजी फाइसा के बारे में क्या कहते हैं, हमारा चीफ जस्टिस आएगा, ये कर देगा, वो करके दिखाया उन्होंने। हमने ऐसे कोई दावे नहीं किए ना, हमारा को कंसर्न है। अब अदलिया को आजाद और खुद मुख्तार दिखना चाहते हो। और अब भी क्या किया इन्होंने, अब क्या किया, अदलिया की आजादी छीन ली है। कैसे? 18वीं तरमीम के जरिए इन्होंने कोशिश की कि जजेस जुडिशल कमीशन तैनात करे तो पार्लियामानी कमीशन जो है ना, उनको अपने तरीके से सारे मामले को कंट्रोल कर ले। वो चैलेंज हुई 18वीं तरमीम। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कोर्टे बनाने की बात की, इन्होंने पता नहीं क्या क्या कुछ बातें सारी की। वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। वो अगर सारी चीजों को आप समझ सके, आपको समझ सके कि क्या हालात चल रहे हैं और क्या वाकया हो रहे हैं। तो अभी क्या किया इन्होंने जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन ही बदल के रख दी। यानी 13 लोग हैं, 13 में से अगर गौर करें आप, 13 में से कितने लोग, 8 लोग जो है ना वो इनके हैं, पार्लियामान के, हुकूमत सारे। और वहां पर जो तादाद ज्यादा होनी चाहिए थी किनकी, जुडिशरी की, वो 5 रह गए। 5 में से एक अपनी मर्जी का आ गया। यानी वो जो हम कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का नाम लेते रहे जस्टिस अमीरुद्दीन का, बता दे
अपना चीफ स्पीकर जैसे या अफरीदी का खुद ये हमने नहीं कह रहे जैसी आईनी तरमीम सामने आई तो सारा कुछ रिकॉर्ड पे आ चुका। वो जो बातें क्या कि इन्होंने अदलिया को टेक ओवर कर लिया, अब अदलिया भी किया है तो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाए, अपनी मर्जी से तादाद इनकी ज्यादा है, अपनी मर्जी से जिसको तादाद में भी जो है ना रद्दोबदल हो रहा है। अजहर साहब इस पे हम स्टांस ले लेते हैं, कादिर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। कादिर साहब आप इस पे एक बात कर दो, देखिए मैं एक बात जी जल्दी मुख्तसर बात कीजिए। देखिए मैं बताऊँ आपको, सवाल ये है और हमें आइन और कानून की बातें सारी करनी है। आइन और कानून क्या कहता है, आइन और कानून बातें क्या करता है, हमें वो देखना है। हमने तो इसमें क्या वोकला तहरीक ऐसे तो शुरू हो रही है, इंडिपेंडेंट वकील सामने आ चुके हैं, उन्होंने सारा कुछ कटा रख दिया, नंगा करके रख दी है। वो अलग बात है, बगले बचाते रहे, तारीख लिखी जा रही है और तारीख जितनी बदौली तारीख है। बिल्कुल, वोकला तो पहले भी इसको मुस्तरद कर चुके हैं। कादिर साहब आपका स्टांस क्या है कि जजेस की तादाद में भी अभी इजाफा हो रहा है, 33 कर दी गई है और सिर्फ तादाद में इजाफा नहीं हो रहा, मरात में भी इजाफा हो रहा है, तो क्या लगता है आपको अदालती निज़ाम जो है इससे बेहतर होगा हमारा? देखिए पहले अंजिला साहबान, पहले तो ये कि 2022 में पीटीआई के दौर में मैंने एक बिल पेश की, अली गौहर बलोच साहब हमारी कुलीग रहे उसी असेंबली में भी, तो वहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए मैंने बकायदा बिल जमा किया था। अच्छा। क्योंकि टाइम बड़ा मुख्तसर था मेरे पास और वो कमेटी को रेफर हो गया, लेकिन तब तक टेनओवर खत्म हो गया और वो उनके वजीर कानून या मुस्लिम लीग नून के वजीर कानून या पीडीएम के वजीर कानून उसको टालते रहे, वो पास नहीं हो सका। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि ये जजों को तनख्वाह की बड़ी फिक्र है अजहर सिद्दीक साहब की पार्टी को। ये पुख्तनख्वा में वहाँ पे वजीर जो अपने घर में रह रहे हैं उनके लिए 3 लाख किराया देना, वो कौन सा इंसाफ है? वहाँ पे अपने घर में रह के और सरकारी किराए ले रहे हैं, तो ये इंसाफ है? और दूसरी बात ये होता है ना कि दूसरी बात ये कि ये सारी जो मरात उन्होंने अपने वजीरों मशहूरों के लिए की है, वहाँ उनको खर्चे की फिक्र नहीं है। पीआईए खरीद रहे, कंगला सूबा है, पीआईए खरीद रहे, वहाँ उनको फिक्र नहीं है। जजेस की तनख्वाहों की उनकी बड़ी फिक्र है। तो जजेस की तनख्वाह अगर बढ़ेंगे या जजेस की तादाद बढ़ेंगे तो उसमें ऑब्वियसली एग्जैक्टली अवामी इदारा है और डायरेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट इस पर होता है। कादिर साहब इस पर हम अली गौहर बलोच साहब का भी स्टांस ले लें। अली गौहर बलोच साहब, एक जानिब हमारी पीआईए की प्राइवेटाइजेशन हो रही है और फिर IMF मिशन अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रहा है, लेकिन मरात में यहाँ पे इजाफा हो रहा है, तो कैसे आप इसको समराइज कर रहे हैं? देखिए, जहां तक तो जुडिशली की मरात का आप जिक्र कर रही हैं तो मैं समझता हूं कि जाहिर है उन लोगों ने इंसाफ फराहम करना है और जाहिर है कि वो अपना कोई प्राइवेट इस तरह से बिजनेस भी नहीं चला सकते, तो उनके लिए तो जाहिर है जिन लोगों ने इंसाफ फराहम करना है उनके लिए कुछ मरात बढ़ा दी जाए तो वो कोई उसमें मजायका नहीं है। और ख़ास तौर पर जो अभी बात हो रही थी कि जो पाकिस्तान के हालात और वाक़यात जिस तरफ जा रहे हैं और जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, अब इनका असल मसला ये नहीं है। इनका असल मसला ये है कि इनकी शर्मगेजियों के बावजूद, इनकी दहशतगर्दियों के बावजूद पाकिस्तान जो है वो बहरानों से निकल रहा है। अब इनको तकलीफ हो रही है कि हमारे लिए अब करने के लिए कुछ बचा नहीं है। अपने आप को बेबस समझ रहे हैं और बेबस इसलिए समझ रहे हैं कि ये अब पाकिस्तान में जिस तरह से चाहते थे कि पाकिस्तान किसी आईनी बहरान का शिकार हो जाए, पाकिस्तान किसी मुआशी बहरान का शिकार हो जाए, पाकिस्तान किसी और मुश्किल से दो चार हो जाए, वो डिफॉल्ट की तरफ चला जाए, वो तमाम चीज़ें एक एक करके पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह और पाकिस्तान की हुकूमत ने वो ऑब्स्टिकल जो है वो अबूर कर लिए। अब ये कहते हैं कि ट्रंप आएगा छुड़वाएगा। कभी तो ये कहते थे कि वो साइफर वाला वो हमें को गुलामी मंजूर नहीं है। अब ट्रंप के साथ तस्वीरें बना के सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं कि साड़ी गल हो गई है। ये दूसरों कहते थे, अब ये कहते हैं कि इनकी बात हो गई है। अच्छा। तो भाई इससे इंशाल्लाह आपकी बात नहीं बनेगी। पाकिस्तान का इस वक्त निजाम मजबूत हाथों के है। पाकिस्तान का आपसे कंक्लूजन दे दें इस बात के ऊपर। इन केस सियासी निजाम जी ठीक है, अच्छा साहब आप इस पे कंक्लूजन दीजिएगा। इन केस अगर होता है कि ट्रम्प कोई जादू की छड़ी घुमा देते हैं और माने पीटीआई के लिए रिहाई हो जाती है, आसानियां पैदा हो जाती हैं, तो वो जो नैरेटिव था एब्सोल्युटली नॉट वाला पीटीआई का, वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? फिर पीटीआई को नहीं लगेगा कि मुदाखलत हुई? अच्छा, पहले तो मैं बता दूं, किसने कहा है कि मुल्क भाई फिर कोई तो के नारे लगा के आज तो जमीर बोस हो गया। आज तो पीपल्स पार्टी ने भी अपनी शक्ल बिगाड़ के रख ली है। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जद्दोजहद पार्टी फेर दिया उन्होंने। इन्होंने क्या करना है? यानी जो 85 से लेकर आए इस मुल्क को आगे नहीं ले जा सके, क्या लेके जाएंगे? तबाही और बर्बादी कर दी। अब आए अगली बात की तरफ।
भाई हमारा कौन सा ऐसा केस रह गया, हम किसी से केस माफ कराने का कह रहे हैं, हम तो अदालतों में भुगत रहे, अदालतों से माफी हो रही है। हमारा कंसर्न ये है जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, जो स्कूल के साथ जुल्म और सितम हो रहा है, जो औरतों बच्चों के साथ ज्यादतियां हो रही है। अभी वो जस्टिस गाजी भाई साहब ने एक छोटा सा एहतजाज क्या कर दिया, लोगों को घरों से उठा कर रिश्तेदारों को, मैं नाम नहीं बता सकता, शर्मिंदगी होती है इस बात की, सिर्फ से डूब मरने का मकाम है इनका। इन्होंने सिविल लिबर्टीज की बातें कर रही है और जाकर बाबू हाथ धोए जाकर रब का शुक्र अदा करे। कलाम को भी आ रहा है, कलाम गई हमड़ी ये होने देंगे, इनके साथ अगर ये ज्यादती हो रही है हम आवाज उठाएंगे, हम इनकी तरह शुक्रबोर की तरह रेत में सर दबाकर बैठ नहीं जाएंगे, चुप करके खामोश नहीं बैठेंगे, हम मुकाबला करेंगे और बताएंगे। हमने तो कहा आज भी निकले बाहर बिसागे पाकिस्तान करे। ठीक है आज़ाद साहब, वो पहले भी कादिर साहब भी यही बात कर रहे थे, अगर ऐसा कुछ है तो मैं खुद फरियाद करने को तैयार हूँ, दरखास्त दायर करने को तैयार हूँ। कादिर साहब आप इसको कंक्लूड कर दीजिए बस मुख्तसर। देखिए मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा अगर सदीक साहब को बहैसियत कानून के तालिब इल्म कि वो किसी ट्रम शम के चक्कर में ना पड़े, किसी पीर शीर के चक्कर में ना पड़े कि कोई तावीज आएगा, कोई कुंडा आएगा, कोई ये आएगा, उस चक्कर में ये वकील है। अगर ये बेगुनाह है तो ये बाकायदा दलाइल अदालत में पेश कर दे, गवाह को क्रॉस कर दे, इमरान खान ने क्या गलत कहा, क्या सही कहा, पेट्रोल बम फेंका तो क्यों फेंका। वो ऑलरेडी अजहर साहब यही कह रहे हैं कि हम वैसे ही रिलीफ की तरफ जा रहे हैं और आसानियां पैदा हो रही हैं कानूनी तौर पर, के चक्कर में इनका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है अली गौहर बलूच साहब, आप कंक्लूड कर दीजिए सिचुएशन को, आपका हतमी स्टांस पार्टी का, गवर्नमेंट का क्या है, आप क्या देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल हमारी जो बुनियादी तरजीहात हैं वो पाकिस्तान में अमन को बहाल करना है, पाकिस्तान को दहशतगर्दी से साफ करना है, पाकिस्तान की मुआशी जो हालात हैं उनमें बेहतरी लेकर आनी है, और हर पाकिस्तानी का इंटरेस्ट भी है कि पाकिस्तान के लिए जो है आसानियां पैदा हो सकें और पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो दोबारा से एक बार फिर बहाल हो सके और हमारी जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां आ सकें। फिल वक्त इतना ही, इजाजत दीजिए।